आज सोनू का बर्थडे था। सोनू के दोस्त बर्थडे वाले घर को गुब्बारों से सजा रहे थे और साथ ही साथ खुशियां भी मना रहे थे। सोनू के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे और दुकान से बड़ा सा केक लेकर आए थे और नाश्ते के लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन भी लाए थे। बच्चे केक काट कर बर्थडे विश करते हैं और उसके बाद नाश्ते और खाने में लग जाते हैं। नाश्ता और भोजन करके बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तब तक रात हो जाती है। बर्थडे विश करने में समय का ख्याल ही नहीं रहा। काफी रात हो चुकी है और देखो ठंड भी बढ़ गई है। अंकल, हमारे मम्मी पापा बेचैन होंगे, बहुत परेशान होंगे। हमें हमारे घर पर गाड़ी से हमें ड्रॉप कर दीजिए। बच्चों की जिद के आगे सोनू के पापा को झुकना पड़ा और एक एक करके सभी बच्चों को सोनू के पापा ने उनके घर छोड़ दिया। लेकिन गाड़ी में केवल एक बच्चा रह गया। अरे बेटा, तुम्हारा घर किधर है? मेरा नाम टिंकू है। मैं अनाथ आश्रम में पला हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। अंकल, मुझे अपने साथ ही ले चलो। मैं सोनू के साथ 2-4 दिन रह लूँगा। उसके बाद फिर कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा। उस अनाथ बच्चे को देखकर सोनू के पापा को उस पर दया आ गई और उसे अपने घर लेकर चल दिए। बेटे टिंकू, जब ऐसी बात थी तो तुम सोनू के साथ घर पर ही रह जाते। बच्चों के साथ क्यों आ गए? अंकल जी, मैंने सोचा जाते वक्त तो बच्चे आपके साथ रहेंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर जब आप वापस आएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। फिर आपको रात में अकेले घर जाने में परेशानी होगी, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया। तुमने मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। अंकल, मैंने सुना है बीच रास्ते में शैतानी इलाका पड़ता है। वहां पर भूत मिलते हैं और लोगों को पकड़ लेते हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है। इसीलिए मैं बच्चों को घर पर ही रोक रहा था। अभी दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि गाड़ी शैतानी इलाके की तरफ बढ़ जाती है। बीच रोड पर ही शैतान का एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है, जिसे देखकर सोनू के पापा गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, लेकिन गाड़ी रुक नहीं पाती और गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। बेटे, गाड़ी का ब्रेक तो फेल हो गया। लगता है सामने वाले बच्चे को कुचल देगा। अंकल, ये भूत का बच्चा है। रास्ते में आने वालों को बहुत परेशान करता है। मुझे भी बहुत परेशान किया करता था। मैं इन लोगों के बीच से ही निकलकर भागा हूं। लेकिन अब क्या करें? मैं चलते चलते ब्रेक बना देता हूं। आप गाड़ी चलाते रहिए। आप रुकना मत, वो बच्चा अपने आप ही भाग जाएगा। गाड़ी चलती रहती है और टिंकू ब्रेक बना देता है और वो लोग शैतानी इलाके से निकल जाते हैं। जब वे लोग कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं तब सोनू के पापा बोलते हैं, टिंकू, तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुमको ब्रेक बनाना कैसे आता है? अंकल, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। दरअसल मैं कोई अनाथ बच्चा नहीं हूँ। मैं भी एक भूत ही हूँ। तभी मैं सब कुछ जानता हूँ। इतना कहते ही टिंकू का चेहरा नीला हो जाता है। टिंकू को देखकर और टिंकू की ये बात सुनकर सोनू के पापा थोड़ा डर जाते हैं। अंकल, आप डरिए नहीं। मैं भूत ज़रूर हूँ, लेकिन अच्छा भूत हूँ। मैं किसी को नहीं मारता। लेकिन तुम इंसानों के बीच क्या कर रहे हो? तुमको तो अपने भूतों के पास रहना चाहिए। अंकल, पहले भूतिया इलाके में मैं रहता था। सब मुझे बहुत मानते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी सबको बहुत प्यार करता था, लेकिन सभी लोग इंसानों को खूब मारते थे। वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं मना करता तो वो लोग मुझे भी डांट देते थे। लेकिन तुम अपना घर क्यों छोड़ दिए? अंकल, एक दिन मेरे पापा मेरे एक इंसानी दोस्त को पकड़ लाए थे, जिसके साथ मैं छुप छुप कर खेलता रहता था। जब मैंने देखा कि पापा मेरे दोस्त को खा जाएंगे तो मैं उसको लेकर भाग आया और तब से मैं अपने घर नहीं गया। टिंकू भूत इतनी बात बोल ही रहा होता है कि तभी सामने टिंकू का बाप आकर खड़ा हो जाता है और गाड़ी रोक देता है, जिसे देखकर सोनू के पापा बहुत डर जाते हैं। तो टिंकू सोनू के पापा को समझाता है और बताता है कि ये मेरे पापा हैं।
मेरे रहते ये आपको कुछ नहीं करेंगे। तब जाकर सोनू के पापा का डर कम हो जाता है। टिंकू को गाड़ी के अंदर देखकर टिंकू का पापा बोलता है, तुम अपना घर छोड़कर इंसानों के साथ रह रहे हो, जिनको हम गुलाम बनाते हैं उनको तुम दोस्त बना रहे हो। आज तो तुमको घर लेकर ही जाऊंगा और इस इंसान को पहले खाऊंगा। इतना सुनते ही टिंकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आप लोगों के पास मैं इसीलिए नहीं आता हूं क्योंकि आपको दोस्त और दुश्मन का अंतर ही नहीं पता। जिसको मन किया खा लिया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि इस आदमी को मैं छोड़ दूं और किसी इंसान को गुलाम ना बनाऊं तो तुमको एक वचन देना होगा। बोलिए पापा। तुमको घर चलना पड़ेगा और हम सब के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है पापा। इसके बाद टिंकू अपने पापा के साथ भूतिया इलाके में चला जाता है और फिर कोई भूत किसी इंसान को अपना गुलाम नहीं बनाता। उसके बाद से उस इलाके के सारे लोग खुशहाली से रहने लगते हैं। शहर में चोरों का आतंक छाया हुआ था। दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन चोर किसी के पकड़ में नहीं आते हैं और अब तो चोरी की बात आम हो गई है। चारों चोर चोरी करते और कब्रिस्तान में जाकर सामान का बंटवारा कर देते। चोर जिस घर में जाते कब्रिस्तान की मिट्टी साथ में ले जाते। आराम से घर में घुसकर सारा कीमती सामान चुरा ले जाते। चारों चोर एक दिन कब्रिस्तान से मिट्टी ले रहे थे, तब तक एक जिन्न प्रकट हो जाता है। जिन्न पूरी तरह से खून से नहाया हुआ है। उसे देखकर चारों चोर डर की वजह से भागने लगते हैं। जिन्न चारों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग रोज मेरे कब्रिस्तान से मिट्टी चुराते हो और छिड़क कर लोगों के घरों में चोरी करते हो। मैं तुम लोगों को एक एक करके खा जाऊंगा। कि हमें माफ कर दो, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप जो कहोगे वही करेंगे। ठीक है, अब तुम प्रतिदिन 2 मुर्गे हमें खाने के लिए लाओगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन याद रहे, जिस दिन मुर्गे नहीं लाओगे उस दिन मैं तुम लोगों को मार कर खा जाऊंगा। ठीक है। अब रात के 12 बजे चोर पोल्ट्री फार्म में जाकर जिन्न के लिए मुर्गे चुराते हैं और कब्रिस्तान में लाकर जिन्न को दे देते हैं। पोल्ट्री फार्म का मालिक जब सुबह मुर्गों की गिनती करता है तो 2 मुर्गे गिनती में कम हो जाते हैं। ये जरूर चोरों का ही काम है। अब मैं अपने फार्म की निगरानी करूंगा और चोरों को पकड़कर कानून के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचकर पोल्ट्री फार्म का मालिक रात में छुपकर मुर्गों की निगरानी करता है। रात के 11 बजे चोर मुर्गा चुराने के लिए आते हैं। तब तक पोल्ट्री फार्म का मालिक धीरे से दरोगा को फोन कर देता है। दरोगा पोल्ट्री फार्म हाउस पर पहुंचता है और चारों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। चोरों को थाने ले जाकर चोरों से पूछता है, शहर में तुम लोग भी चोरियां करते हो ना? दरोगा जी, अगर हम लोग चोरियां नहीं करेंगे तो जिन्न हमें मार डालेगा। नमक हरामो, चोरियां अपने लिए करते हो और बदनाम जिन्न को करते हो। जिन्न भूत को कानून नहीं मानता, नहीं मानता। अगर हम लोग जिन्न को समय से मुर्गे नहीं पहुंचाए तो जिन्न हम लोगों को यहाँ भी आकर मार देगा। अबे तू क्या समझता है कि जिन्न के डर से मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? इतना मारूंगा कि हेकड़ी गुम हो जाएगी। बता, तूने किस किस के यहाँ चोरियां की हैं? शहर में हम लोगों ने बहुत सी चोरियां की हैं, बहुत सी दुकानों को लूटा है। अरे किस किस का नाम लें? अब देखिएगा दरोगा जी, जिन्न इस वक्त आता ही होगा, उसके आने का समय हो गया है। कब्रिस्तान में जिन्न मुर्गा न पाकर क्रोधित हो जाता है और उन चोरों की खोज में निकल पड़ता है। अपनी शक्तियों से जिन्न पता लगा लेता है कि चारों चोर कहाँ हैं। जब जिन्न को पता चलता है कि चारों चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिसकी वजह से आज मेरे लिए मुर्गे का प्रबंध नहीं हो पाया, तो जिन्न और क्रोध से भर जाता है और तुरंत उड़कर पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। हाँ, तुम लोग यहाँ पर हो और मैं तुम लोगों का कब से इंतजार कब्रिस्तान में कर रहा था। जिन्न के इतना कहने पर चारों चोर डर जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिन्न अब उन्हें मार देगा। ऐसा सोचकर वे जिन्न से बोलते हैं, अरे हमारी कोई गलती नहीं, हम तो आपके लिए मुर्गे ही चुरा रहे थे, लेकिन फार्म हाउस वाले ने दरोगा को फोन कर दिया और दरोगा ने हमें अरेस्ट कर लिया। जिन्न चारों चोरों को जेल के अंदर ही मार देता है
और खून से सना हुआ चाकू दरोगा के हाथ में पकड़ा देता है। जब तक यहाँ पर एसपी नहीं आ जाता तुम इसे पकड़ कर रखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दरोगा के हाथ में खूनी चाकू पकड़ाकर शैतान एसपी को फोन करता है। कौन? मैं बदलापुर थाने से बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। दरोगा जेल में घुसकर 4 कैदियों को चाकू से हमला करके उनको मौत के घाट उतार चुका है। आप अभी आकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। एसपी आकर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लेता है। चारों के खून का केस अब तुम्हारे ऊपर अदालत में दर्ज होगा। तुमने जो चारों का खून किया है अब तुम्हारी सुनवाई अदालत में होगी। अभी तुम्हें सस्पेंड कर देता हूं, हो सकता है तुम्हें सजा हो जाए। इतना कहकर एसपी दरोगा को जेल में डाल देता है और मामला अदालत में पहुंचता है। और जिस जेल में दरोगा बंद रहता है उसमें जिन्न आकर उससे कहता है, अब तो मुझे इंसानों का ही खून अच्छा लगता है। अब तुम्हें तेरे ही खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। ऐसा कहकर जिन्न दरोगा को मार देता है। दरोगा के मरने के बाद जिन्न खूनी हो जाता है और शहर में कत्लेआम करके लोगों का खून पीने लगता है। ये बात एक मौलवी साहब को पता चल जाती है। मौलवी साहब जिन्न के पास जाते हैं और उसके ऊपर कब्रिस्तान की मिट्टी छिड़कते हैं। कब्रिस्तान की मिट्टी पड़ते ही वो जिन्न चिल्लाने लगता है, उसका शरीर जलने लगता है और जलकर वो धीरे धीरे खाक हो जाता है और इस तरह जिन्न का अंत हो जाता है। कहानी पानी पूरी वाला भूत। बाजार में राकेश की लोहे की दुकान है। आज शाम को ग्राहक ज्यादा आ जाने से उसे दुकान बंद करने में देर हो जाती है। दुकान बंद करके रमेश मोटरसाइकिल से अपने घर जाने लगता है। आज देर से दुकान बंद करने के कारण उसे भूख लग जाती है और मोटरसाइकिल चलाते हुए रमेश सोचता है, यार इतनी तेज भूख लगी है कि चक्कर आ रहे हैं। मुझे बाजार में ही रुककर कुछ खा लेना चाहिए था। अब इतनी रात को इस रास्ते पर कुछ मिलेगा भी नहीं। हे भगवान, काश ये कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी राकेश को रास्ते पर एक पानी पूरी का स्टॉल दिखाई देता है। राकेश आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यहाँ तो पानी पूरी का ठेला है, लेकिन इतनी रात को ये पानी पूरी वाला यहाँ क्या कर रहा है? चलो मुझे क्या, मुझे तो कुछ खाने को मिल गया। राकेश पानी पूरी वाले के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके उससे पूछता है, क्यों भैया, इतनी रात को पानी पूरी की दुकान खोलकर बैठे हो? कोई ग्राहक आता है क्या? मेरी दुकान रात में ही खुलती है और जो कोई भी रात को भूख से परेशान होकर भटकता हुआ आता है उसे मैं पानी पूरी खिलाता हूँ। ठीक है भैया, फिर फटाफट मुझे 3 प्लेट पानी पूरी खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। 3 प्लेट क्या, 4 प्लेट खाओ, 4 प्लेट। मैंने तो 3 प्लेट मांगा है, पर आप मुझे 4 प्लेट क्यों खिला रहे हैं? उसका पैसा कौन देगा? मैं तो नहीं दूंगा। उसका पैसा कोई नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरी तरफ से मुफ्त में है। भैया फोकट में क्यों खिला रहे हो मुझे? क्योंकि आज की रात आप मेरे पहले ग्राहक हैं। जो भी मेरा पहला ग्राहक आता है उसे मैं 1 प्लेट एक्स्ट्रा पानी पूरी खिलाता हूँ। रमेश खुश हो जाता है और मजे से पानी पूरी खाने लगता है। पानी पूरी खाते खाते अचानक उसकी नजर पानी पूरी वाले के पैर पर पड़ती है। रमेश डर जाता है। रमेश ये बात जानता था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। उसके बाद रमेश अपनी प्लेट में देखता है तो पानी पूरी में पानी की जगह खून भरा होता है। ये देख रमेश और डर जाता है और कांपने लगता है। रमेश को कांपता देख पानी पूरी वाला बोलता है, क्यों भाई, क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? खाओ खाओ, अभी तो और खाना बाकी है। इतना बोलते ही उस आदमी का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल और बड़ी हो जाती हैं। अब रमेश उसका चेहरा देख अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगता है। कहाँ जा रहे हो? अरे पानी पूरी तो खाते जाओ,
अभी तो एक प्लेट ही खाए हो। अब रमेश और तेज भागता है। तभी सामने से गांव के प्रधान अपनी जीप से आते हैं और रमेश को भागता देख अपनी जीप रोक देते हैं। रमेश प्रधान के सामने जाता है और प्रधान से बोलता है, प्रधान जी, मुझे बचा लीजिए मुझे। अरे क्या हुआ रमेश, तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? प्रधान जी, वहां सामने एक भूत पानी पूरी बेच रहा है। मैं पानी पूरी खाने लगा, तभी उसका चेहरा एकदम से बदलने लगा और वो एकदम से भूत बन गया। और जब मैंने पानी पूरी को देखा तो वो मुझे खून वाली पानी पूरी खिला रहा था। अब मेरी मोटरसाइकिल भी वहीं पर है। रमेश, तुम भी कुछ भी बात करते हो, कोई भूत भूत नहीं होता। नहीं प्रधान जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैं अपनी जान बचाकर भागा हूं वहां से। तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन चलो एक बार चलकर देख लेता हूं। रमेश जीप में बैठकर प्रधान को पानी पूरी के ठेले वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे कोई भी ठेला और आदमी नजर नहीं आता। बस वहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। मैंने क्या बोला था, कोई भूत भूत नहीं होता, तुम झूठ में डरे हुए हो। तुमने कोई नशा वशा किया है क्या? नहीं प्रधान जी, मैं तो कभी कोई नशा नहीं करता। मैं सच कह रहा हूं, यहीं पर वो ठेला लगाकर पानी पूरी बेच रहा था। चलो कोई नहीं, तुम्हारे मन का वहम होगा, भूल जाओ। अपनी मोटरसाइकिल उठाओ और चलो। रमेश अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और जीप के आगे आगे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद रमेश को आगे कुछ दिखाई देता है। अचानक वो अपनी मोटरसाइकिल रोक देता है। रमेश को रुकता देख प्रधान भी अपनी जीप रोक देता है। अरे अब क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो। रमेश डरते हुए बोलता है, प्रधान जी, सामने से कोई आ रहा है। इतनी देर में वो पानी पूरी वाला रमेश के आगे आकर खड़ा हो जाता है और रमेश की गर्दन पकड़कर कहता है, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि पानी पूरी खाकर जा, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। और जो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब तुझे मारकर तेरे ही खून से पानी पूरी बनाकर कल दुकान लगाऊंगा। इतना कहकर भूत रमेश को मार देता है। अब भूत को देखकर प्रधान डरकर जीप छोड़कर उल्टे पैर भागने लगता है और तभी प्रधान के आगे वो भूत खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, क्यों प्रधान, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझता है। तुझे क्या लगा कोई भूत भूत नहीं होता? मुझे छोड़ दो भूत जी, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी भी आपका अपमान नहीं करूंगा। अरे मेरा सम्मान ही कब है जो तू मेरा अपमान नहीं करेगा? सारी दुनिया मुझसे डरती है, मुझे किसी के सम्मान की जरूरत नहीं। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। कल दोनों के खून से मैं बहुत बड़ी पानी पूरी की दुकान लगाऊंगा। इतना कहकर भूत प्रधान को मार देता है और दोनों के खून से पानी पूरी की दुकान लगाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कातिल चौराहा चर्चा का विषय बना हुआ था। जो भी गाड़ियां उस चौराहे से होकर गुजरती दुर्घटना का शिकार हो जाती। शहरी इलाके में जाने के लिए कातिल चौराहे से होकर गुजरना जरूरी था। 100 में से 80 गाड़ियां तो पार कर जाती, लेकिन 20 गाड़ियों का नामो निशान मिट जाता। कातिल चौराहे से होकर गुजरने वाले ड्राइवर बहुत ही डरे डरे से रहते थे। न जाने कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, कोई ठीक नहीं। कातिल चौराहे पर जाते ही दुर्घटना होने वाले ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो जाता था, या फिर ब्रेक फेल हो जाता था, या अगला टायर उड़ जाता था। समस्या ये थी कि कातिल चौराहे के चारों तरफ बहुत ही गहरी खाई थी, जिसके नीचे जाने पर ट्रक और ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं चलता था।
गाड़ी और ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कातिल चौराहा देखने में जितना ही सुंदर था उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि दुर्घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। लोग कहते हैं कि इस कातिल चौराहे पर बहुत समय पहले एक सुंदर सी स्त्री को डायन बताकर लोगों ने गाड़ियों से रौंद दिया था। वो छटपटाती रही, चिल्लाती रही, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और अंत में एक गहरी खाई में गिरकर मर गई। उसी समय से वहां पर दुर्घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा बताया जाता है कि ये घटनाएं वही स्त्री करती है जिसकी दुर्घटना हुई थी और अब वो पिशाचिनी बन चुकी है। कुछ लोग इस बात को सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन एक ट्रक में सवार होकर बहुत से तांत्रिक आ रहे थे। कातिल चौराहे के पहले ही तांत्रिकों ने अपनी गाड़ी रोक दी और ड्राइवर से बोले, देखो, आगे कातिल चौराहा है, वहां अभी पिशाचिनी खड़ी है। अभी उधर से पार होना खतरे से खाली नहीं है। गाड़ी को बगल में लगा दो। जब पिशाचिनी चली जाएगी तो हम लोग तुम्हें बताएंगे। उसी समय तुम गाड़ी को पार कर देना। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग तांत्रिक भी ना बेकार की बात करते रहते हो। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर देता हूँ। ड्राइवर गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर देता है और देखता है जो सामने बहुत सी गाड़ियां पार कर रही हैं, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। देखिए तांत्रिक बाबा, आपके सामने कितनी गाड़ियां चली गई, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी पिशाचिनी खड़ी होकर देख रही है। तुम देखना, अभी वहीं खड़ी है, किसी न किसी को गहरी खाई में जरूर गिराएगी। कुछ ही समय बाद पिशाचिनी अपने मुंह से आग उगलने लगती है और कातिल चौराहे की तरफ से जाने वाली सभी गाड़ियों को जलाकर खाई में गिराने लगती है। तांत्रिक के साथ जब ड्राइवर इस घटना को देखता है तो अवाक रह जाता है। तांत्रिकों को बैठाकर डर की वजह से ट्रक को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और काफी दूर निकल जाता है। रास्ते में पिशाचिनी उसे बीच सड़क में खड़ी हुई दिखाई देती है और गाड़ी को रुकवा देती है। ड्राइवर उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी उसे पकड़ लेती है और कहती है, चल चल, गाड़ी में बैठ। मेरे डर से तू पीछे की तरफ भाग रहा था। अभी तो मेरा एरिया खत्म भी नहीं हुआ है। मेरे मारने का अंदाज कुछ निराला है। मैं चाहूँ तो तांत्रिकों समेत तुझे यहीं खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कातिल चौराहे पे ही लोगों को मारती हूँ, क्योंकि वहीं पे मुझे कुचल कुचल के मारा गया था। कोई भी ट्रक का ड्राइवर हमें बचाने नहीं आया, और तो और हमारी लाश पर गाड़ी चलाकर मुझे कुचलते हुए जा रहे थे। जब मैं ट्रकों से दब दब कर पिस गई तो मेरी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया। तब से अब तक मैं सभी ड्राइवरों से अपना बदला लेती हूँ। ये केवल अपनी मंजिल तक जाने की बात करते हैं, रास्ते में किसी बेसहारा की मदद नहीं करते। इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। अब तो बहुत सारे ट्रक वाले मेरी कैद में हैं और उनकी आत्माएं मेरे आदेश का पालन करती हैं। वैसे तो तुम्हारे ट्रक में तांत्रिकों की भरमार है। मैं ये बात जानती हूँ कि सभी तांत्रिक शमशान की सिद्धि करने जा रहे हैं। ये सिद्धि मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि सिद्धि करने के बाद ये तांत्रिक मुझसे अधिक ताकतवर हो जाएंगे। ए पिचाशनी, तुम तांत्रिकों को जो मर्जी करो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। पिशाचिनी ड्राइवर की एक नहीं सुनती और ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर ट्रक चलाना शुरू कर देती है। तांत्रिक डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। पिशाचिनी ट्रक की स्पीड को तेज कर देती है और उसका स्टीयरिंग गहरी खाई की ओर मोड़ देती है। ट्रक हजारों फीट नीचे चला जाता है। ट्रक सहित सभी तांत्रिकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। तांत्रिकों के मरने की सूचना उनके गुरु तक पहुंचती है। अपने चेलों के मरने की सूचना पाकर तांत्रिकों के गुरु क्रोधित हो जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से पिशाचिनी की शक्ति का आकलन करते हैं। पिशाचिनी बहुत ही ताकतवर दिखती है। वो गुरु गोविंदनाथ को भी मार सकती है।
पिशाचिनी को वही बस में कर सकता है जिसे महाशमशान की सिद्धियां प्राप्त हो। महाशमशान के साथ साथ ही पिशाचिनी को मारने के लिए कब्रिस्तान की सिद्धि भी जरूरी थी, क्योंकि पिशाचिनी के पास कब्रिस्तान और शमशान दोनों की आत्माएं थी। पिशाचिनी को मारने के लिए गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि करने लगते हैं। ये बात पिशाचिनी को पता चल जाती है और वो कातिल चौराहे के सभी शैतानों को लेकर महागुरु को मारने के लिए उसके पास जाती है और उसकी सिद्धियों में बाधा डालना शुरू कर देती है। गोविंदनाथ की सिद्धियों की रक्षा एक बैताल करता है। बैताल पिशाचिनी और उसके सभी साथियों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है और दूसरी तरफ गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि प्राप्त करके समाधि पर से उठता है और कातिल आत्माओं के पिंजरे को पिशाचिनी के साथ कातिल चौराहे पर ले जाता है। वहीं पर उन लोगों का दाह संस्कार करके सदा के लिए कातिल आत्माओं को मुक्त कर देता है और कातिल चौराहे पर उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं होती है। दिल्ली हरियाणा जाने वाले नेशनल हाईवे पर एक ऐसी जगह है जहां रात को ड्राइवर अपनी गाड़ी पार करने से डरते हैं। वहां 10 बजे रात के बाद गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कभी कभी तो बसों का ऐसा हादसा हुआ कि बस के परखच्चे उड़ गए और बहुत से यात्री अपना दम तोड़ दिए। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के पीछे किसी एक्सीडेंटल आत्मा का हाथ है जो अक्सर ही वहां दुर्घटना करवाती है। हाईवे के उसी सुनसान रास्ते से एक ट्रक जा रहा था। रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने अचानक एक औरत ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक ड्राइवर उसके नजदीक पहुंचकर ब्रेक लगाता है। वो औरत हाथ देकर कहती है, भाई साहब, हाईवे पर ही 10 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ता है, मुझे वहां पहुंचने में मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है मैडम, आकर बैठ जाइए। औरत गाड़ी पर आकर बैठ जाती है और कहती है, भैया तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हो, लगता है तुम ड्राइवर नए हो। एक तो मैंने आपको गाड़ी पर बैठाकर गलती की और आप मेरे ही बारे में गलत बोलती जा रही हैं। अरे इतना ही डर है तो मैं गाड़ी रोक देता हूं, आप उतर जाइए। उतरने की बात करता है? अगर मैं ट्रक से नीचे उतरी तो तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं ट्रक चलाना जानती हूँ। आगे हाईवे का घुमावदार मोड़ है जिसे मौत का मोड़ कहते हैं, जहाँ नए ड्राइवर्स का अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर तुम अपनी और मेरी जान की भलाई चाहते हो तो मुझे गाड़ी चलाने दो। जब मैं मौत का मोड़ पार कर लूंगी तब तुम गाड़ी चलाना, नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मौत के मोड़ पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कह रही हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो आप ही गाड़ी चलाइए, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो औरत जैसे ही गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ती है, गाड़ी हवा से बातें करने लगती है, जिसे देखकर ड्राइवर के पसीने छूटने लगते हैं। अरे इतनी तेज गाड़ी तो मैंने कभी नहीं चलाई। अभी अपना मुंह बंद रखो, सामने मौत का मोड़ आने वाला है। ड्राइवर चुप हो जाता है और सामने से आते हुए ट्रक को औरत देखती है। उसके बाद उसमें इस तरह टक्कर मारती है कि वो पलटकर हाईवे पर गिर जाता है और उसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मर जाते हैं। जब ट्रक ड्राइवर वो दुर्घटना होते हुए अपनी आंखों से देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, मैडम जी ये आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। हाईवेज पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। मौत का मोड़ जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा हादसे होते जाएंगे, और इसीलिए मैंने तुम्हें ड्राइविंग सीट से हटाया, वरना तुम चलाते तो अब तक हम मारे जाते और वो ट्रक निकल गया होता। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो इस मौत के मोड़ पर बहुत सी गाड़ियों को टक्कर मार के उन्हें गिरा देती, लेकिन मेरी गाड़ी का बाल भी बांका नहीं होता। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हें मिल गई, वरना तुम और गाड़ी दोनों गायब हो जाते। इसलिए कहती हूँ कि चुपचाप बैठो, मेरा दिमाग घुमाने की कोशिश मत करो। एक तो ये रास्ता उबड़ खाबड़, दूसरी तरफ ये घुमावदार मोड़, और तीसरी तरफ तुम। कहने को तो ये हाईवे है, मगर इस पर भी बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी को क्या फिक्र है? गाड़ी पलटती है, ड्राइवर गिरते हैं, गिरने दो। मैडम 10 किलोमीटर तो पार कर गए, आपका गांव तो कब का जा चुका है।
मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो देखो, सामने से गाड़ी आ रही, उसका भी ड्राइवर नया है, देखो कैसे चला रहा है। अब इस मौत के मोड़ के रास्ते पर उसको मरना ही पड़ेगा। जिसको गाड़ी ढंग से चलाने नहीं आती उसे मरना ही पड़ता है। ऐसा कहकर सामने से आने वाली गाड़ी को टक्कर मारकर खाई में गिरा देती है। ड्राइवर आश्चर्यचकित रह जाता है। देखो, ये भी गया। आज की दुनिया में तुम लोगों को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। इसलिए मैंने दोनों ट्रकों को जानबूझकर टक्कर मारी। अगर वो नहीं मरते तो हमें टक्कर मार के मार देते। इसलिए कभी कभी दूसरों को मारना जरूरी हो जाता है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ड्राइविंग के अलावा आप बहुत कुछ दुनिया के बारे में जानती हैं। मैंने भी तो आपको जानबूझकर ही बैठाया है। मैं जानता हूं हाईवे पर मौत की मोड़ पर दहशत फैलाने में आप ही का हाथ है। मैडम, मैंने इसीलिए आपको अपनी गाड़ी पर बैठाया है ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपका खेल खत्म कर दूं। मेरे अंदर भी एक औरत छिपी हुई है, ये देखो। और उसके बाद औरत चुड़ैल के रूप में बदलने लगती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है और वह ड्राइवर की गर्दन में अपना दांत गड़ा देती है। लेकिन ड्राइवर किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर गाड़ी से कूद जाता है और चुड़ैल को दौड़ाते हुए जंगलों के बीच ले जाता है। और कुछ देर के बाद ड्राइवर जंगल में एक छोटे से मंदिर के पास जाकर रुकता है। वहाँ की सीढ़ियों पर चुड़ैल चढ़ नहीं पाती। ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है और मंदिर के ऊपर टंगी हुई घंटी को तोड़ लेता है और उसी से मारकर हाईवे की चुड़ैल का अंत कर देता है।